जापान की चट्टानों पर चीखें गूंजने के लिए कभी नहीं सोचा गया था। लेकिन जुलाई 1944 में जब पूरे जापानी परिवार द्वीप के चट्टानी किनारों की ओर बढ़े तो अमेरिकी सैनिक ठिठक गए। कुछ एक दूसरे से लिपट गए, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कई बस रो रहे थे और फिर एक के बाद एक उन्होंने छलांग लगा दी। कई नागरिकों के लिए यह आखिरी आदेश था जो उन्हें मिला था। जापानी सैनिकों ने उन्हें बताया था कि अमेरिकी उन्हें यातना देंगे। दुष्प्रचार में अमेरिकियों को पंजे और नुकीले दांतों वाले राक्षस के रूप में दिखाया गया था। आत्मसमर्पण को मौत से भी बदतर बताया गया था। 5 साल के खुशीरोमा को अपने पिता की सख्त चेतावनी याद आई, अमेरिकी तुम्हें मार देंगे, तुम्हें खुद मरना होगा। कुछ देर बाद कोयू ने भीड़ का पीछा किया और छलांग लगा दी, लेकिन बच गया क्योंकि उसके कपड़े एक शाखा में फंस गए थे। यह भयावह घटना अकेली नहीं थी। ऐसे ही दृश्य तिनियन, सायपन और बाद में ओकिनावा में बड़े पैमाने पर घटित हुए। और इन सब के पीछे एक ही प्रेरक शक्ति थी, डर। वर्षों के दुष्प्रचार से बना डर, युद्ध के मैदान के अनुभव से मजबूत हुआ डर, और इस डर को इस एहसास से बढ़ावा मिला कि जिस दुश्मन का जापान ने कभी मजाक उड़ाया था वह अब अजेय हो सकता है। बहुत पहले अमेरिकियों के बारे में जापान की धारणा नाराजगी और सांस्कृतिक मतभेदों से बनी थी। चीन में जापान के युद्ध और फ्रेंच इंडो चाइना में उसके विस्तार के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध खासकर तेल पर जापान की पूरी युद्ध मशीनरी के लिए खतरा थे। कई जापानी नागरिकों को यह अमेरिकी रुख जानबूझकर शत्रुतापूर्ण और अपमानजनक लगा। दुष्प्रचार ने इसे और मजबूत किया। अमेरिकियों को कमजोर, व्यक्तिवादी और बुशिडो, जापानी विचारधारा में सबसे मूल्यवान योद्धा भावना से रहित दिखाया गया। पश्चिम पतनशील, आलसी और आध्यात्मिक रूप से खाली था। तकनीकी रूप से उन्नत, निश्चित रूप से, लेकिन मूल रूप से नर्म। मार्शल संस्कृति में डूबे समाज के लिए यह अंतर मायने रखता था। जापान का मानना था कि उसका सामूहिक अनुशासन और त्याग की इच्छा अमेरिका की भौतिक समृद्धि पर विजय प्राप्त करेगी। संक्षेप में, युद्ध से पहले कई जापानी अमेरिकियों को नीचा देखते थे। वे उनसे डरते नहीं थे। युद्ध छिड़ने के बाद जापानी इकाइयों को गुआडल नहर, फिलीपींस और सोलोमन द्वीप जैसी जगहों पर अमेरिकियों से लड़ने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। उनकी रिपोर्ट एक जटिल तस्वीर दिखाती है। एक ओर अमेरिकी पैदल सेना कुशल राइफलमैन, ग्रेनेड उपयोगकर्ता और आमतौर पर असाधारण तोपखाने की आग से समर्थित थी। जापानी इस बात से चकित थे कि अमेरिकी सेना कितनी जल्दी अनुकूलित हो गई, उन्होंने कितनी अच्छी तरह से संयुक्त हथियारों का उपयोग किया और उन्होंने अपनी औद्योगिक शक्ति का कितना प्रभावी ढंग से लाभ उठाया। लेकिन शुरुआती आकलन अभी भी युद्ध से पहले के अहंकार की गूंज करते थे। जापानी अधिकारियों ने लिखा कि अमेरिकियों में पहल की कमी थी, वे खराब तरीके से जासूसी करते थे और गोलाबारी पर बहुत अधिक निर्भर थे। आपूर्ति डंप को फिजूल खर्ची के रूप में वर्णित किया गया था, जिससे यह धारणा मजबूत हुई कि अमेरिकी बिगड़ैल और नर्म थे। इस स्तर पर जापानी अपने दुश्मन को सक्षम लेकिन अभी भी कमजोर आत्मा वाला मानते थे। यह धारणा अधिक समय तक नहीं रही। 1943 के अंत तक कुछ बदल गया। भारी हताहतों के बावजूद अमेरिकी सेना आगे बढ़ती रही। अमेरिकी नौसेना ने डूबे हुए जहाजों को चौंका देने वाली गति से बदल दिया। खोए हुए विमानों को और अधिक संख्या में बदला गया। जापानी सैनिकों के लिए यह बहुत ही परेशान करने वाला था। अमेरिकी औद्योगिक आधार विशाल, दूर और अछूता अपने ही दुश्मन थे। डायरी और पूछताछ से पता चलता है कि वे आना कभी नहीं छोड़ते। उनके जहाज इतनी तेजी से लौटते हैं कि हम उन्हें डुबो भी नहीं पाते। यह ज्वार से लड़ने जैसा है। उद्धरण चिन्ह, यह अमेरिकी साहस के प्रति नहीं बल्कि अमेरिकी अपरिहार्यता के प्रति वास्तविक भय की शुरुआत थी। जैसे जैसे प्रशांत अभियान तेज हुआ, एक विशेष समूह अमेरिकी क्रूरता का प्रतीक बन गया, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स। गुआडल नहर से आगे मरीन ने निर्दयी हमलावर सैनिकों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। जापानी प्रचार ने इस प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। मरीन को अमानवीय, बर्बर, हत्यारे, परपीड़क और यहाँ तक कि जेलों से भर्ती किए गए अपराधियों के रूप में चित्रित किया। बेतुकी अफवाहें फैली कि मरीन को अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने ही परिवारों को मारने के लिए मजबूर किया गया था। हाँ, यह हास्यास्पद था लेकिन प्रभावी था। कई जापानी सैनिकों का मानना था कि मरीन के सामने आत्मसमर्पण करना यातना या मृत्युदंड के समान था। आम लोगों ने भी इस धारणा को आत्मसात कर लिया और 1944 और 45 में अमेरिकी सैनिकों को झकझोर देने वाली सामूहिक आत्महत्याओं का मंच तैयार। जापानी जनता में डर चरम पर पहुंच चुका था। भीषण लड़ाई और आखिरी हताशापूर्ण बोन्साई हमले के बाद जापानी रक्षक बिखर गए। नागरिक वर्षों से यह मानते आ रहे थे कि अमेरिकी राक्षस हैं, लेकिन अब
उनका अंत वही होने वाला था। सैकड़ों, शायद 1000 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या का रास्ता चुना। अमेरिकी सैनिकों ने डायरी में लिखी बातों में उस दृश्य का वर्णन किया है जिस पर यकीन नहीं होता। पूरे परिवार शांति से किनारे की ओर जा रहे थे, समुद्र की ओर झुक रहे थे और हाथों में हाथ डाले कूद रहे थे। अमेरिकी सैनिकों ने आश्वासन देने की कोशिश की, यहाँ तक कि जापानी बोलने वाले दुभाषियों को भी तैनात किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डर ने समझदारी की जगह ले ली थी। साइपन के लगभग 20,000 नागरिकों में से 13,000 युद्ध में मारे गए। हालांकि सटीक संख्या का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इस त्रासदी ने एक बात तो नकार दी। जापान का युद्धकालीन प्रचार बहुत अफसर ग्रेनेड ब्लास्ट करने या चाकू से हमला करने से पहले आत्मसमर्पण का नाटक करते थे। घायलों का इलाज करने के लिए अक्सर निहत्थे अमेरिकी डॉक्टर इस तरह मारे जाते थे। अमेरिकी सैनिकों ने आत्मसमर्पण के इशारों पर भरोसा नहीं करना सीखा, जिसके कारण वैध आत्मसमर्पण करने वालों को कभी कभी पहले से ही गोलियों का सामना करना पड़ता था। जापानी पर्यवेक्षकों को यह अमेरिकी बर्बरता का प्रमाण लगता था। दूसरा, ट्रॉफी लेना। हालांकि यह व्यापक नहीं था, लेकिन कुछ अमेरिकी सैनिकों द्वारा खोपड़ी, दांत और कान ले जाना जापानी और अमेरिकी हाई कमांड दोनों को डराता था, जिसने अंततः सख्त प्रतिबंध लगा दिए। जापानी नागरिकों और सैनिकों ने अक्सर अफवाहें सुनी, कुछ सच और अधिकांश अतिरंजित, कि अमेरिकी ट्रॉफी के रूप में शरीर के अंगों को इकट्ठा करते हैं। आपसी अमानवीयता के माहौल को देखते हुए मीडिया और अखबारों में ऐसी कहानियां तेजी से फैलती गईं। यह एक और कारण बन गया कि आत्मसमर्पण असंभव लग रहा था। तीसरा, अमेरिकी गोलाबारी। शायद अमेरिकी तोपखाने और नौसेना की बमबारी से ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं था। जापानी डायरियों में अक्सर अमेरिकी नौसेना की तोपों की धरती हिला देने वाली ताकत का जिक्र मिलता है। रात में बमबारी से नींद आना नामुमकिन हो जाता था और लगातार गोले गिरते थे। जिन सैनिकों को मशीनरी से ज्यादा आत्मा में विश्वास था, उनके लिए औद्योगिक ताकत का यह प्रदर्शन मानसिक रूप से तबाह करने वाला था। 1945 तक प्रशांत युद्ध आतंक का एक फीडबैक लूप बन गया था। जापान ने अपने लोगों को सिखाया कि अमेरिकी राक्षस हैं। जापानी सैनिकों ने ऐसे तरीके से काम किया जिससे अमेरिकियों का उन पर भरोसा नहीं रहा। अमेरिकी प्रतिक्रियाओं ने जापानियों के डर को और पुख्ता किया, जिससे और अधिक प्रतिरोध और क्रूरता जायज हो गई। दोनों पक्षों में से कोई भी अब एक दूसरे को पूरी तरह से इंसान नहीं मानता था। जापान की मुख्य भूमि से सिर्फ 340 मील दूर ओकिनावा में प्रशांत क्षेत्र का आखिरी और सबसे खूनी युद्ध हुआ था। 150,000 नागरिक मारे गए, कई दोनों सेनाओं के बीच फंस गए, कई और लोगों को जबरन मजदूरी करवानी पड़ी और हजारों को आत्मसमर्पण करने के बजाय आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया या मजबूर किया गया। जब अमेरिकी योजनाकारों ने ओकिनावा की हताहत दरों का अध्ययन किया, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अकेले जापान पर हमला करने से लाखों लोग मारे जा सकते हैं, मित्र राष्ट्र और जापानी दोनों। इस बीच जापानी सरकार ने लगातार दुष्प्रचार किया, नागरिकों से मौत तक प्रतिरोध करने का आग्रह किया, फिर से चेतावनी दी कि आत्मसमर्पण करने वालों के साथ अमेरिकी अत्याचार करेंगे। घरेलू द्वीपों में डर समा गया था, और फिर भी जब अमेरिकी सेना ने आखिरकार जापान के आत्मसमर्पण के बाद कब्जा कर लिया, तो कई नागरिक हैरान थे कि उनके साथ पेशेवर और संयमित व्यवहार किया गया था, जो इस बात का सबूत था कि युद्धकालीन दुष्प्रचार ने एक विकृत छवि बनाई थी। क्या दोनों पक्षों में जापानी अमेरिकियों से डरते थे? इसका उत्तर निस्संदेह हाँ है, लेकिन इसका सीधा मतलब यह नहीं है। युद्ध की शुरुआत में जापानी अमेरिकियों को नर्म और अनुशासनहीन कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। युद्ध के मैदान में वे अमेरिकी गोलाबारी और अनुकूलन क्षमता का सम्मान करने लगे। जब हार अपरिहार्य हो गई, तो यह सम्मान अमेरिकी ताकत, अमेरिकी क्रूरता और दुष्प्रचार से डरने लगा, जिससे हजारों लोग आश्वस्त हो गए कि पकड़ने से बेहतर मौत है। किया गया और लाखों लोगों ने अपने दुश्मन को कैसे समझा। इसने क्रूरता को बढ़ाया, संकल्प को बढ़ावा दिया और उन त्रासदियों में योगदान दिया जो आज भी युद्ध की यादों को ताज़ा करती हैं।